जय श्री श्याम सीएमए एस्पिरेंट्स। तो आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं और हो सकता है आपको डर लग रहा हो। अगर ऐसा है तो बच्चों पूरी वीडियो देखना, एट द एंड आपका डर निकल जाएगा, क्योंकि डर तभी लगता है जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। आज हम आपके साथ पोस्टल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का। ICMAI ने आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रैक्टिस के लिए सभी सब्जेक्ट्स के PTP यानी कि पोस्टल टेस्ट पेपर रिलीज करे हैं। आपको उन सबको सॉल्व करना है। आज हम लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है एंड तक और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज प्रोविजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। भाई कौन सा आर्टिकल है जो ये बात करता है कि बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा? तो आंसर इज आर्टिकल 119। ठीक है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्या होता है? प्राइवेट बिल वो होता है जो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है, अ बिल which is introduced by a member other than minister। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज voidable contract। सिंपल ही पूछ रहा है voidable contract क्या होता है। voidable contract is one which is lawful, आंसर इज नो। which is invalid, आंसर इज नो। voidable मतलब able to get void, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे एक पार्टी चाहे तो void कर सकती है, चाहे तो वैलिड रख सकती है। सो आंसर इज सी, which is valid so long as it is not avoided by the party। भाई अगर सामने वाली पार्टी उसको अवॉइड नहीं कर रही है तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली वॉइडेबल में एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो उसे अवॉइड कर सकती है, चाहे तो चुप रह ले तो वो वैलिड ही हो जाएगा। जैसे आपका फ्रॉड के केस में, कोवर्जन के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑफर डज नॉट लैप्स। बेटा नेगेटिव क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। ऑफर लैप्स नहीं होता। कब नहीं होता? अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस, या ऑफरी की डेथ हो जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्टेंस ऑफरी ने किया है पर उसे पता ही नहीं था कि ऑफरर की डेथ हो चुकी है, या ऑफरी ने एक्सेप्टेंस की है जब उसे पता था ऑफरर की डेथ हो चुकी है। तो भाई थर्ड और फोर्थ केसेस में तो एक्सेप्टेंस हो ही गई, तो इन्हीं में से ही ऑफर है कि लैप्स नहीं हो पाएगा, है ना। तो बच्चों आंसर है सी। अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी और उसे पता ही नहीं था ऑफरर की डेथ हो चुकी है, इन दैट केस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो तब्दील हो जाएगा और अब ऑफर लैप्स नहीं होगा। अब तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गई, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। A threatened to commit suicide if his wife did not execute a sale deed in favor of brother। तो A ने धमकी दी है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि ये कोवर्जन है। तो ऐसे केस में, कोवर्जन के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोवर्जन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। तो आंसर इज बी, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो अ कोवर्जन। ये आपको पता होना चाहिए। 6th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल होते हैं, आंसर इज नो। ठीक है ना, वॉइड तो किसी और वजह से भी वॉइड हो सकता है, इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी वॉइड हो सकते हैं। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइडेबल, आंसर इज नो। इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड बाय पार्टीज, नो। अगर इलीगल है, अनलॉफुल है, तो वो रेटिफाई नहीं हो सकता पार्टीज के द्वारा। इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, आंसर इज यस। ये वाली स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है। अगर एग्रीमेंट इलीगल है, अनलॉफुल है, तो वो कंप्लीटली वॉइड होता है। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। जब एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था A, तब उसने अपनी एज बताई 25। उसे लगा मैं ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इंटेंशन नहीं था उसका, ध्यान रखेंगे आप ये बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ और शायद मेरी एज 25 ही है, पर एक्चुअली में उसकी एज थी 27। LIC ने पॉलिसी इशू कर दी है, ठीक है, और कम प्रीमियम चार्ज किया, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है, जितनी एज कम होती है उतना कम प्रीमियम लगता है। तो अब बताओ ये कौन सा केस है? क्या ये फ्रॉड है? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन गलत नहीं था,
क्या मिस रिप्रेजेंटेशन है? यस। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है जो आपको खुद को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो मेन इंटेंशन की बात है, अगर इंटेंशन आपकी सही है तो मिस रिप्रेजेंटेशन, और अगर इंटेंशन ही आपकी गलत थी तो फ्रॉड। तो हियर आंसर इज बी, फ्रॉड। 8th देखोगे आप, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए ने बी को वादा किया है कि वह 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचेगा, और कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा काइंड ऑफ ऑयल। तो ऐसे अग्रीमेंट क्या होते हैं? ऐसे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, क्योंकि क्लियर ही नहीं है, अनसर्टेन है, बिल्कुल पता ही नहीं है कौन से टाइप ऑफ ऑयल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी है कि भैया बिल्कुल सर्टेनिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए सामने वाले को कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर 9th। राजीव ने एंटर किया है एक कॉन्ट्रैक्ट लता के साथ कि वो उससे शादी करेगा फिक्स डेट पे, पर शादी से पहले राजीव जो है वो उसका माइंड खराब हो जाता है, वो मैड हो जाता है। आप बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है? ए ऑप्शन कह रहा है कि लता शादी नहीं कर सकती है जब तक राजीव की डेथ ना हो जाए। भाई ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। राजीव के एग्जीक्यूटर जबरदस्ती लता की शादी करा सकते हैं, जबरदस्ती कह सकते हैं लता से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करो, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आंसर इज यस। जब राजीव मैड हो गया तो क्या शादी करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है परफॉर्म करना? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल हो जाते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। डन। तो 9th का आंसर है सी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको। 10th क्वेश्चन है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ गोडाउन, और एडवांस पेमेंट भी उसे मिल गई। तो कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट का अग्रीमेंट हुआ है गोडाउन बनाने के लिए, और गवर्नमेंट ने ना एडवांस पेमेंट भी दिया है, पर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना वर्क कंप्लीट अभी नहीं किया था और गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो एक एक शब्द आपको एमसीक्यू को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, पर फिर भी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। क्या गवर्नमेंट डैमेजेस ले पाएगी? आप बताओ लॉजिक। आपको लॉ अगर नहीं भी पता है तो भी इसका आंसर आपको पता होगा। भाई अगर गवर्नमेंट ने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो वो डैमेजेस क्यों ले पाएगी? तो ए है कि गवर्नमेंट डैमेजेस ले पाएगी? नहीं। बी है कि गवर्नमेंट अपना एडवांस का पैसा ले पाएगी? आंसर है नहीं। सी है गवर्नमेंट डैमेजेस नहीं ले सकती? यस, बिल्कुल गवर्नमेंट डैमेजेस नहीं ले सकती। 11th क्वेश्चन, नेमो डैट क्वेड नॉन हैबिट। फटाफट जिसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। इसका मतलब क्या होता है? नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। खुद के पास अगर कोई चीज नहीं है तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो, राइट? आ जाओ। तो क्या इसका आंसर ए है, नो वन इज ग्रेटर देन गॉड? ओह मैम नहीं जी, इसका आंसर ये नहीं है। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। वेरी गुड, आंसर इज दिस। Everyone can give everything he has? No. Everything is bound by his habit? No. ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैम, आंसर इज बी। क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करी है, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? ऐसा सर्टिफिकेट जिस पे ओनर का नाम लिखा होता है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है? आंसर इज नो। ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, सिर्फ शो कर रहा है कि ही इज द ओनर। क्या इसको जस्ट ट्रांसफर करने से, अगर मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट आपको दूंगी तो क्या आप शेयर्स के ओनर बन जाओगे? जी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पे मेरा नाम लिखा है, आपको पूरे प्रोसेस से अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा तब आपको ओनरशिप मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ये नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो वो होते हैं जिनसे आप ओनरशिप पास ऑन कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, बहुत ध्यान से इसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अगर डिलीवरी कर दी जाए चाबियों की गोडाउन के, तो गोडाउन की चाबी अगर मैं आपको डिलीवर कर दूं तो ये कौन सी डिलीवरी होती है? बताओ, क्या ये एक्चुअल डिलीवरी है? नो। क्या ये सिंबॉलिक डिलीवरी है? आंसर इज यस। मैं एक सिंबल आपको डिलीवर कर रही हूं इन द फॉर्म ऑफ कीज। वेरी गुड। 14th बड़ा लॉजिकल सा आंसर है, मतलब आपको अगर नहीं पता है ना लॉ भी, तब भी आप आंसर कर दोगे। द टर्म अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? जिसको अपनी पूरी पेमेंट नहीं रिसीव हुई है, ऐसा सेलर। तो अनपेड सेलर में कौन कौन आता है? क्या बायर का एजेंट आएगा? क्या मुझे बताओ, सेलर में बायर का एजेंट आएगा? आंसर इज नो। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा मैम। तो अनपेड सेलर में वो भी आता है जो सेलर का एजेंट है
और जिसको बिल ऑफ लेडिंग एंडोर्स कर दी है, मतलब जिसको राइट्स दे दिए गए हैं कि वो पैसा ले सकता है, पैसा क्लेम कर सकता है। तो अनपेड सेलर में सेलर तो आता ही है, सेलर का एजेंट भी आता है जिसको बिल ऑफ लेडिंग एंडोर्स की गई है। डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ये। डैश आर द इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज बल्क ऑफ डाटा। अगर बहुत बड़े डेटा को अगर आप इमेज की फॉर्म में, ड्राइंग की फॉर्म में अगर शो करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, आंसर इज ग्राफ। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16, अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ रीसेल कब एक्सरसाइज कर सकता है? तो बच्चों भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, नहीं हो गई है, दोनों ही केसेस में अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर सकता है। तो आंसर है आपका ए, इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू बायर। ओनरशिप पास हो गई है तब भी अगर अनपेड सेलर के पास गुड्स हैं, उसने अपना राइट ऑफ लीन लगा रखा है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा रखा है, तो वो राइट ऑफ रीसेल भी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है जी। चलिए 17 देखो आप, द अंडरटेकिंग कंटेन्ड इन अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में एक अंडरटेकिंग होती है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा लिखा होता है। तो जो ये अंडरटेकिंग है ये कंडीशनल होती है क्या? जी नहीं, अनकंडीशनल होती है। विदाउट एनी कंडीशन एक बंदा बोलता है कि भैया मैं पेमेंट कर दूंगा इस डेट पे। क्लियर? तो अंडरटेकिंग इज अनकंडीशनल। क्वेश्चन नंबर 18, चेक क्या होता है? चेक प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या दोनों है? तो बच्चों आंसर है चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। डेफिनेशन में लिखा है जो एक पर्टिकुलर बैंकर पे आप ड्रॉ करते हो और उन्हें ऑर्डर करते हो कि भैया पेमेंट कर दो हमारे अकाउंट से, तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड मतलब माना जाता है कि अंटिल कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा, अगर आप कुछ और प्रूव कर दो तो वो अलग बात है, पर जब तक कोई और बात प्रूव नहीं हो जाती तो क्या माना जाता है कि जो भी ट्रांसफर किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन के पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है वो मैच्योरिटी से पहले ही हुआ है। ठीक है, इसलिए वो सारे वैलिड ट्रांसफर माने जाते हैं। क्लियर? तो अपने आप से हम क्या मानते हैं कि भाई मैच्योरिटी से पहले ही ट्रांसफर हुआ है, तो सारे वैलिड ट्रांसफर्स हैं। और बच्चों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट और मैथ स्टैट्स के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स और आपके जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे आपको, डाउट सेशंस मिलेंगे। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है और आपको कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप 88880402 पे व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो कोर्सेज के बारे में, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो किसी भी हाल में दिसंबर 23 का अटेम्प्ट निकालना है, एंड तक आपको कोशिश करते रहनी है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे होता है ना। अब तो ये JNK वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया, तो पूरे कोई भी एक्ट है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बिजनेस के दौरान कम्युनिकेशन की जाती है, तो इससे क्या एस्टेब्लिश होता है? प्रोफेशनलिज्म एस्टेब्लिश होता है बच्चों। प्रॉपर तरीके से जो आप मेल कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? प्रोफेशनलिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हो। बाकी के ऑप्शंस वैसे भी आप देखो पता चल जाएगा कि वो तो है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, राइटिंग इज पर्सनल इन नेचर और इम्पर्सनल इन नेचर। फटाफट बताओ, राइटिंग इज पर्सनल इन नेचर। डन। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन चेक को क्रॉस नहीं कर सकता? ड्रॉअर क्रॉस नहीं कर सकता? नहीं, जो तो बिल्कुल कर सकता है, जो चेक बना रहा है वो तो क्रॉस कर ही सकता है। होल्डर क्रॉस नहीं कर सकता? बिल्कुल वो भी कर सकता है। बैंकर भी क्रॉस कर सकता है। फॉरेनर चेक को क्रॉस नहीं कर सकता, तो आंसर इज फॉरेनर। 24 क्वेश्चन आपका एकदम कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? बोलो बच्चों बोलो। मैक्सिमम बच्चे यहां गलती करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या 2 पार्टीज होती हैं? जी नहीं। 6 होती हैं? जी नहीं। 3 होती है। 3
ठीक है, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई, तीन पार्टीज होती हैं। अब जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा ड्रॉ, ड्रॉई 2 ही होती है। जी नहीं, 3 होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन गिवन है आपको सेक्शन 13 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सेक्शन 13 डिफाइंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और वो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरीके के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। नेक्स्ट है बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका कब से लागू हुआ था? केम इनटू फोर्स, बना नहीं था, लागू कब से हुआ था? तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 मार्च 1882। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अगर बैंक अमाउंट पे करने से मना कर देता है तो हम क्या कहते हैं? चेक क्या हो गया? चेक डिसऑनर हो गया। बहुत इजी है, रियल लाइफ में भी आप यूज करते हो वर्ड। डिस्काउंट हो गया, नो। ओनर हो गया, नो। रिन्यूअल हो गया, नो। बिल डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, मतलब चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। पार्लियामेंट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है बताओ जी? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। बहुत इजी। क्या खाली राज्यसभा होता है? नहीं। खाली लोकसभा होता है? नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है? नहीं। तो स्टेट लेवल पे होती है। तो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। 29, अगर दोनों पार्टीज को एक सब्जेक्ट के बारे में लगता है कि वो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, कोई चीज जो जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मैटर प्रेजेंट है जबकि वो एक्चुअली में है ही नहीं, तो ऐसे अग्रीमेंट क्या होंगे? ऐसे अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होते हैं बच्चों। ठीक है, जिस चीज के आप सोच रहे हो कि मैं आपको एक हॉर्स सेल कर रही हूं तो हॉर्स जिंदा है जबकि एक्चुअली में वो जिंदा ही नहीं है, तो ऐसे अग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड होंगे। वॉइड कंप्लीटली। ठीक है, वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसके बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन है, टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जब डोमिनेटिंग पार्टी जो वीकर सेक्शन है उसको डोमिनेट करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराती है। तो अब आपके ना 2 टर्म होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। तो जो केस करता है वो प्लेंटिफ और जो दूसरी पार्टी होती है वो होती है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना होता है? प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है कि भाई एक तो हमारे बीच में रिश्ता ऐसा था कि जो डिफेंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है, उसने मुझे डोमिनेट किया है, उस दूसरी पार्टी ने मुझ पे अपना जो डोमिनेशन वाला जो पोजीशन है वो यूज किया और अपना एक अनफेयर बेनिफिट उठाया है। ये दोनों बातें प्रूव करनी होंगी। तो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए 31, ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है बच्चों? बहुत इजी है, ग्रेस पीरियड 3 days का होता है। ठीक है, चलो 32 कह रहा है, ए ने फर्म छोड़ दी जो एक बिजनेस करती थी और उसने दूसरे पार्टनर्स के साथ अग्री किया है जो कि मैं ना ऐसा सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा मुंबई में और मुंबई के आसपास 3 साल के लिए। क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है? आंसर इज यस, ये बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? वैसे तो अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं, पर अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो बाकी पार्टनर्स के साथ ऐसा अग्रीमेंट कर सकता है कि मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और पर्टिकुलर एरिया में ये बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसे अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड नहीं कहलाते, इसलिए वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गुड्स डिस्प्लेड इन द शॉप की विंडो में जो गुड्स डिस्प्ले है और उन पर प्राइस लेबल लगा है तो क्या है वो? इन्विटेशन टू ऑफर। शॉप वाला कह रहा है आओ गुड सेलेक्ट करो और मुझे आके ऑफर करो, मैं देखूंगा आपको बेचना है कि नहीं। डन। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल। सेल के एडवर्टीजमेंट और ऑफर में प्रपोजल मतलब ऑफर में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है क्या? आंसर इज नो, डिफरेंस तो है मैम। भाई जब हम सेल के एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो सामने वाली पार्टी आएगी तो हमें जबरदस्ती नहीं है कि हम सेल करें ही करें, लेकिन अगर हमने कोई ऑफर दिया और सामने वाली पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया है तो वो तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो प्रपोजल तो प्रॉमिस बनता है जैसी सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है, बट एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होता। एडवर्टीजमेंट में हम इन्विटेशन टू ऑफर करते हैं और जब सामने वाली पार्टी उसमें रिएक्ट करती है तो वो ऑफर होता है।
वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होती है। समझ रहे हो? तो आंसर इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 35th क्वेश्चन, ए ने 500 पे किए गवर्नमेंट सर्वेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो ये क्या हो गई आपकी ब्राइब। द गवर्नमेंट सर्वेंट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला पाया ए को। ए ने बोला भैया मेरे 500 रुपए वापस करो, क्या ये ऐसा कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होते हैं, और क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। किसी को आप ऐसा ब्राइब दे रहे हो तो अब क्या, अब आप एक बात बताओ, कोर्ट में जाके ए क्या कहेगा कि जज साहब मैंने इसको रिश्वत दी थी 500 रुपए और अब इसने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया और पैसे भी नहीं दे रहा? नहीं कह सकते ना। तो क्या वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है? नो, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बी को ए की प्रॉपर्टी में कोई खजाना मिला था और बी ने छुपाई वो बात, खजाना छुपा दिया, ठीक है, और इस ताकि ए को पता ना लग पाए, और इसका फायदा उठाते हुए बी ने सस्ते में वो प्रॉपर्टी ए से खरीद ली। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होगा? भाई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज फ्रॉड, तो यहाँ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अवॉइडेबल होता है। तो अगर ए को कल को पता लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो ए कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट आ जाता है 37 क्वेश्चन आपका। 37 बहुत अच्छा है। एम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एन के साथ कि वो कॉन्सर्ट में गाना गाएगा और 6,000 रुपए एडवांस भी लिए हैं। एम बहुत बीमार हो जाता है, गाना गाने के लायक ही नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एम को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा या एम को कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा पर एडवांस वापस करना पड़ेगा? एम को एडवांस भी नहीं देना पड़ेगा या एम को दोनों चीज़ करनी पड़ेगी? एम को लॉस भी बियर करना पड़ेगा और रिफंड भी करना पड़ेगा। भाई जहाँ पे एक पर्सन टू इल टू परफॉर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। स्पेशल इन द केसेस जहाँ पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं तो कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ एडवांस वापस कर दो और चल जाएगा। तो आंसर इज बी। एम को जानबूझ के बीमार थोड़ा ना हुआ है या जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना तोड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको कोई भी आपको डैमेजेस पे नहीं करने होते, बस हाँ एडवांस तो वापस करना ही पड़ेगा। 38 एक्स है, एक टेलर है, उसने वाई को एम्प्लॉय किया और एक शर्त रखी कि जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे हो अपना टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। तो क्या ये जो रिस्ट्रेंट लगाया है ये वैलिड है या वॉइड है? आंसर ये रिस्ट्रेंट कंप्लीटली वैलिड है, ठीक है। ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन है, तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई पे ऐसा रिस्ट्रेंट लगा सकता है। तो आंसर इज बी, वैलिड। 39 देखो, वाइल ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ प्रोमिसी कीपिंग साइलेंस बाय प्रोमिसर, जहां पे उसकी ड्यूटी होती है बोलना। वैसे तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, पर अगर प्रोमिसर की ड्यूटी है, एक पर्सन की ड्यूटी है बोलना और फिर भी वो चुप रहता है और सामने वाले की कंसेंट ले लेता है, तो इसे आप क्या कहोगे? फ्रॉड कहोगे मैम। आंसर इज डी, बिल्कुल क्लियर। ड्यूटी है बोलना फिर भी चुप रहते हो तो फ्रॉड है, ठीक है ना बच्चों। आ जाओ जी 40th क्वेश्चन। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसी से शादी करेगा और किसी और से शादी नहीं करेगा और 5,000 पे करेगा अगर दूसरी पार्टी से उसे कुछ मिलता है और वो उससे शादी कर लेता है। मतलब ए ने बी को बोला कि अगर मैं तो वैसे तो तुमसे शादी करूंगा, पर अगर मैं किसी और से शादी करता हूं तो जितना भी मुझे उससे पैसा मिलेगा उसका 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मैं तुम्हें दूंगा। ए ने मैरी कर लिया, शादी कर ली सी से और 10,000 रुपये सी से उसे मिले हैं, तो अब बी ए से कितना पैसा ले सकती है? बच्चों बी ए से कुछ भी पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। किसी को भी किसी से शादी करने से रोकना या शादी करने के लिए पैसा देना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होते हैं, तो बी को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे क्विक अपडेट आपके लिए। आपका लॉ का तो आपका ही पेपर में प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, लॉ और कम्युनिकेशन का। अगर आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी पोस्टल टेस्ट पेपर्स चाहिए, उनका वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल अवेलेबल है हमारे सेम चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अनपेड सेलर में कौन आता है? अनपेड सेलर में एजेंट का, बायर का एजेंट आएगा? नहीं, सेलर का एजेंट आएगा मैडम, है ना। तो अनपेड सेलर में सेलर का एजेंट भी आता है। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ए और बी ने अग्री किया है कि वो स्मगल्ड गुड्स में डील करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। बच्चों ये तो अग्रीमेंट ही इलीगल है, ठीक है, ये तो अपोज टू, ये अनलॉफुल हो गए। जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, कंप्लीटली वॉइड होते हैं। तो अब बाद में ए ने मना कर दिया कि भाई बी को मैं नहीं दे रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी क्या कोर्ट में जा सकता है? नहीं। क्या बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नहीं। बी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। बी कोर्ट में जाके क्या कहेगा कि हमने स्मगल गुड्स डील करे हैं तो पैसे दिलवाओ जज साहब, जी नहीं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ए ने बोरो करे हैं 5,000 बी से। क्यों बोरो करे हैं? क्योंकि वो रिवॉल्वर खरीदना चाहता है, सी को मारना चाहता है। तो बी क्या ये अपना लोन रिकवर कर सकता है? बताओ जी। जी नहीं, बी जो अपना लोन है वो रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट क्या होते हैं, कंप्लीटली वॉइड होते हैं। ठीक है, किसी को मारने के लिए उसने रिवॉल्वर खरीदी है तो अनलॉफुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए अग्रीमेंट वॉइड है और बी अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बच्चों, अ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप ऑफ पोटैटो। पोटैटोज की क्रॉप का एक स्पेसिफिक पार्ट डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और पोटैटोज डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अब जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है ना तो उसे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या इम्पॉसिबल हो गया इसलिए वॉइड हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका 45 क्वेश्चन। इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का एप्रोप्रिएशन हुआ है तो एप्रोप्रिएशन मतलब गुड्स अगर अलग से रखे गए हैं तो इनमें से कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? गुड्स डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए, उसी क्वालिटी के होने चाहिए, बिल्कुल यस। डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, बिल्कुल। और जो एप्रोप्रिएशन आप कर रहे हो, अगर सेलर सामान को अलग कर रहा है तो बायर ये कंसेंट लेगा, बिल्कुल यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी बायर के पास, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। बहुत ईजी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जनरल रूल क्या है कि भाई रिस्क पास होगा विद ओनरशिप, जो ओनर होगा उसी का ही रिस्क होगा। सामान को अगर कुछ होता है तो उस टाइम देखो ओनरशिप किसके पास है, वही रिस्क बेयर करेगा उस टाइम, ठीक है। 47, अगर माइनर ड्रॉ करता है, बिल्कुल एंडोर्स करता है, डिलीवर करता है, तो सारे ये तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट किस किस को बाइंड करेगा? क्या सबको बाइंड करेगा? माइनर को भी बाइंड करेगा? नो। क्या सिर्फ माइनर को बाइंड करेगा? नो, सबको बाइंड करेगा एक्सेप्ट द माइनर, ठीक है। तो माइनर अगर बिल को ड्रॉ कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, एक माइनर के पास आया बिल, माइनर ने आगे दिया, तो बस माइनर लायबल नहीं होगा, बाकी सारी पार्टीज लायबल होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन, ये तो रिपीट आ गया, पहले भी आया था, सेक्शन नंबर 13। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं बच्चों? 3। कौन कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट एंटी लास्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर बनता है और आपको 1 आवर मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए, ऐसा रहता है। इफ द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल अगर आपने यूज किया है, चेक बनाया, चेक में जब क्रॉस किया तो नॉट नेगोशिएबल यूज करा है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि चेक अब ट्रांसफरेबल नहीं रहा? आंसर इज नो। चेक ट्रांसफरेबल तब भी रहता है। तो 50th का आंसर आपका बी। नॉट नेगोशिएबल लिखने से उसकी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रुकती, कुछ सिर्फ कंडीशंस उसमें ऐड होती हैं कि अगर चेक में टाइटल डिफेक्टिव था, अगर मैं चेक ट्रांसफर कर रही हूँ और मैंने वो चेक चोरी किया हुआ था, तो अगर मैं आपको वो चेक ट्रांसफर कर रही हूँ तो आपको भी वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा, बस ये होता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ट्रांसफर ही नहीं कर सकती, चेक ट्रांसफरेबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्लियर है? तो ये था आपका पोस्टल टेस्ट पेपर्स। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको पोस्टल टेस्ट पेपर डाउनलोड करना है, खुद से एक बार सॉल्व करके देखना है। कहीं अटकते हो आप तो दोबारा से वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन समझ लोगे, ठीक है। तो आपका इजीली यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा।
फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी ये पोस्टल टेस्ट पेपर हमारे साथ सॉल्व कर पाए। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।